वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द नेचर एंड पेडागोजिकल कनेक्शंस इन सोशल साइंस एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. The social science encompass diverse concern of society and include a wide range of content drawn from disciplines of history, geography, political science, economics and sociology. सोशल साइंस में हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इन सभी डिसिप्लिन से हम लोग वेरियस कंटेंट को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस टीचिंग का, सोशल साइंस लर्निंग का या स्कूली करिकुलम में उसे इंक्लूड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे स्टूडेंट्स को एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग या हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे बच्चों में एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करना, जो सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट की तरह हम उसे देखते हैं। The possibilities of including new dimensions and concerns are immense, especially in view of students' own life experience. कहीं ना कहीं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को बच्चों के अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी इम्पॉर्टेंट माना गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीइंस्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल साइंस बाय नॉट ओनली हाईलाइटिंग इट्स इंक्रीजिंग रेलिवेंस for a job in the rapidly expanding service sector, but by pointing out to its indispensability in laying the foundation of analytical and critical mindset. यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आपको विशेष ध्यान रखनी है बच्चे, कि सोशल साइंस का मतलब ही होता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी, जो सोसाइटी हमारे आसपास के या डे टू डे लाइफ का, हमारे एग्जिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सिर्फ उस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए या सर्विस सेक्टर में एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए सोशल साइंस को स्टडी करना जरूरी नहीं है, बल्कि एक एनालिटिकल, एक क्रिएटिव माइंडसेट को, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, अपने आसपास की परिस्थितियों को समझना, उसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करना, वहाँ पे लॉजिक लगाना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना और आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नए पर्सपेक्टिव को अलग तरीके से सोच के उसमें अपने यूनिक कंट्रीब्यूशन को भी देखना। तो सोशल साइंस लर्निंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंक्रीजिंग सर्विस सेक्टर के अपॉर्चुनिटी को अवेल करना मात्र ही नहीं हो के एक एनालिटिकल और क्रिएटिव माइंडसेट को भी प्रिपेयर करना है। इट इज़ ऑफन प्रिज्यूम्ड दैट ओनली नेचुरल एंड फिजिकल फेनोमेना themselves to scientific inquiry and that knowledge areas pertaining to human sciences like history, geography, economics, political science cannot be by their nature scientific. कई बार ये कहा जाता है कि साइंस का नेचर जितना साइंटिफिक है, जितना वो इंक्वायरी ड्रिवन है, जितना हम उसमें चीज़ों को कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में देखते हैं, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के फिगर में कई बार ये कहा जाता है कि सोशल साइंस का नेचर साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। इसे अगर आप देखें तो ये एक इनकम्प्लीट ट्रूथ है। बट इट इज़ नेसेसरी टू रिकग्नाइज दैट सोशल साइंस लेड देमसेल्व्स टू साइंटिफिक इंक्वायरी जस्ट एज मच एज द नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल साइंस के अपना साइंटिफिक नेचर है, लेकिन सोशल साइंस का भी अपना साइंटिफिक नेचर किसी साइंस से कम नहीं है। The social sciences carry a normative responsibility to create and widen the popular base for human values like freedom, trust, mutual respect for diversity. Thus, the social science teaching basically should be aimed at investing a child a moral and mental energy. That means क्या हुआ कि सोशल साइंस टीचिंग का या सोशल साइंस लर्निंग का ऑब्जेक्टिव बच्चों में एक मोरल और एक मेंटल एनर्जी को भी फॉस्टर करना है, उसे भी प्रोमोट करना है। प्रोवाइड हर विद द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। हम लोगों ने इसके पहले भी वीडियो में जब हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करी थी, तो उसमें एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को प्रोमोट करने की बात है, उसमें एक इंडिविजुअलिटी पे जोर देने की बात है कि बीइंग इंडिविजुअल। जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग डेवलपमेंट में भी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि विकास निहायत ही एक व्यक्तिगत मामला है, एक इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट। तो बीइंग एन इंडिविजुअल सोसाइटी में आपकी वैल्यू क्या है, या फिर बीइंग एन इंडिविजुअल सोसाइटी में भी आप चीज़ों को एक अलग तरीके से देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल चीज़ों पे जोर दिए जाने की बात हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी दिखती है। एंड डील विद सम फोर्सेस दैट
थ्रेटन दीज वैल्यूज विदाउट लूजिंग हर इंडिविजुअलिटी। दैट मीन्स क्या हुआ कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे थ्रेटनिंग वैल्यूज भी होते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए खतरे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों के प्रति भी हमारा एक सकारात्मक रवैया या उनके प्रति भी हमारा एक रिफॉर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए। सोशल साइंस टीचिंग कैन अचीव दिस बाय promoting children's ability to take initiative to critically reflect on social issues। अगर आप क्लास 6 से क्लास 10 के सोशल साइंस के करिकुलम या सोशल साइंस टेक्स्ट बुक को अगर देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे विषय, बहुत सारे ऐसे थीम्स आपको दिखेंगे, चाहे वो रोजा पार्क्स का सफ्रोजेट मूवमेंट हो, चाहे उसमें अगर हम लोग बात करें कहीं ना कहीं अगर फीमेल अगर वायलेंस की बात करें, अगर हम लोग कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में बहुत प्रकार के जो डबल माइंड की बात करें या डबल माइंड सेट की बात करें जो फीमेल के अगेंस्ट हमें ज़्यादा दिखता है। तो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है क्लास 6 टू क्लास 8 में, उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज दिए गए जहां पे लर्नर में एक प्रकार की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करने का प्रयास किया गया है। वहां पे बच्चा उन चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से कैसे देखता है, उन चीज़ों के प्रति भी हमारे सोशल साइंस का जो करिकुलम है एज पर एनसीएफ 2005 में, उसमें भी बहुत सारी बातों को हमें रिफ्लेक्शन एनसीएफ 2005 से गाइड होता हुआ हमें दिखता है। आगे है क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस presupposes a comprehensive curriculum in which learners, both teachers and children, यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों को participating in generating knowledge without any latent and manifest forces of coercion. It is through this non-coercive and participatory mode that children and teacher stand the best chance of making teaching find learning interesting as well as enjoyable। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे न्यू चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए, बच्चों में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करते हुए, कहीं ना कहीं सोशल साइंस करिकुलम को बच्चों के लिए इंटरेस्ट ओरिएंटेड और बच्चों के लर्निंग के साथ साथ उसे एंजॉयबल बनाने का भी प्रयास किया गया है। द डिसिप्लिन दैट मेकअप द सोशल साइंस, नेमली यहाँ पे कई बार सवाल आता है कि क्लास 6 से क्लास 8 में सोशल साइंस में किन किन सब्जेक्ट्स को हम लोग जनरली देखते हैं। तो अगर क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में अगर आप देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के साथ ही कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है यहाँ पे। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के अलग बुक की बात करें तो वो क्लास 9 और क्लास 10 में हमें दिखती है, लेकिन इकोनॉमिक्स 6 to 8 में भी है, लेकिन उसकी हमें अलग बुक नहीं दिखती, उसे इंटीग्रेट करके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के साथ हमें 7, 8, 6 में दिखता है यहाँ पे। आगे है हैव डिस्टिंक्ट मेथडोलॉजी। अगर देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, दे ऑल आर द सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, और इनके अपने अपने अलग डिस्टिंक्ट इंटीग्रल यूनिक मेथडोलॉजीज हमें दिखते हैं। डिस्टिंक्ट मेथडोलॉजीज दैट ऑफन जस्टिफाई द प्रिजर्वेशन ऑफ बाउंड्रीज, द बाउंड्रीज ऑफ डिसिप्लिन नीड टू बी ओपनड अप अ प्लूरलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है कि जब हम लोग अलग अलग विषय को सोशल साइंस के तहत हम लोग शामिल करते हैं तो हर विषय का अपना एक नेचर होता है, उसकी अपनी खूबियाँ होती हैं, उसके अपने अलग चीज़ों को देखने का, समझने का, पढ़ाने का, समझने का, या उसकी अपनी अलग सेट्स ऑफ आइडियाज़, आइडियोलॉजी, मेथडोलॉजीज होती है। लेकिन जब हम इन सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हैं तो यहाँ पे कई बार हम ये नहीं बोल सकते कि इस मेथड से हम इस विषय को नहीं देख सकते हैं, इस विषय को नहीं देख सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे सिंगुलरिस्टिक कंसेप्ट या एकल चीज़ों से बाहर निकल के हमें चीज़ों को प्लूरलिटी के संदर्भ में या प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट को ले लेना है, और चीज़ों को समझने के लिए डिफरेंट मेथडोलॉजी को, डिफरेंट अप्रोचेस को हमें समझने की वहाँ पे कोशिश करनी है यहाँ पे। तो नीड टू बी ओपनड अप एंड प्लूरलिटी ऑफ अप्रोचेस मे बी अप्लाइड to understand a given phenomena for an enabling curriculum के लिए certain themes that facilitate interdisciplinary thinking are required। interdisciplinary का मतलब क्या होता है? अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, अगर इन सभी सब्जेक्ट को देखें, इन सभी सब्जेक्ट से जनरली हमारा 6 to 8 का सोशल साइंस हमारा बनता है। लेकिन अगर आप देखें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैं छोटा सा अगर यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को अगर आप देखें तो हम लोग हिस्ट्री को एक टाइम पर्सपेक्टिव में, क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, और ज्योग्राफी का हमें एक स्पेशियल पर्सपेक्टिव दिखता है। स्पेशियल का मतलब क्या है? रिलेटेड टू स्पेस, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू जगह। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें
हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी का वजूद नहीं है और ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री भी नहीं है। ये फादर ऑफ हिस्ट्री हमें हेरोडोटस कहते हुए दिखते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 4,500 साल पहले इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के बैंक में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हमें सबसे पहला अर्बनाइजेशन दिखता है। लेकिन उसका एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, उसमें एक ज्योग्राफिकल क्या इंपॉर्टेंस है कि वो इंडस रिवर के बैंक पे हमें दिखता है। लेकिन हिस्ट्री क्या कि उस ज्योग्राफी ने क्यों हिस्ट्री वहां पे क्रिएट करी कि वो एक पेरिनियल रिवर थी, उसके कारण कहीं ना कहीं आसपास में फसलों की खेती हुई है ना, उस कारण से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ होगा और उसने ही कहीं ना कहीं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट किया और उसके कारण ही एक प्रकार का हमें अर्बन सेंटर्स का वहां पे डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है। तो इस तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी, अब देखिए वहां पे अगर शहरी एरिया है तो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी होती होगी, तो वहां पे हमें उसका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी दिखता है। लेकिन हमें वहां पे मोनार्की का, हमें वहां पे राजतंत्र का कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलता, तो उसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है। इस तरीके से अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो क्लास 6 के एंशिएंट हिस्ट्री में हमें देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पे सिर्फ आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ना देखें, वहाँ पे वो ज्योग्राफी भी इंक्लूड है। वहाँ पे अगर आप देखें तो किस प्रकार का उसका ट्रेडिंग है, किस प्रकार का वो साउथ वेस्ट कंट्रीज के साथ किस प्रकार वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कर रहा है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है। वहाँ पे किस प्रकार का गवर्नमेंट था, किस प्रकार का रूलिंग सिस्टम था, किस प्रकार जो सॉवरेन थे, किस प्रकार से इन सभी हिस्टोरिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी को गवर्न करने वाली कौन सी एक पॉलिटिकल पावर वहाँ पे थी, किस प्रकार का वहाँ पे एक पॉलिटिकल आप देख सकते हैं, अथॉरिटी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ये दिया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों को एज अ सोशल साइंस आपको 6 to 10 तक आपको देखने की, समझने की जरूरत है यहाँ पे। अब अगले पेज में देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोपोज्ड एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेम। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है एपिस्टेमोलॉजी या एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक का मतलब फिलॉसफी में रिलेटेड टू नॉलेज होता है, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू द थियरी ऑफ नॉलेज एंड हाउ नॉलेज इवॉल्व, हाउ नॉलेज क्रिएट, हाउ नॉलेज डेवलप्ड, ज्ञान का विकास कैसे होता है, ज्ञान का उद्भव कैसे होता है। हम इसे ही एपिस्टेमिक, इसे ही एपिस्टेमोलॉजी या इसे ही हम कई बार एपिस्टेमोलॉजिकल या ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को फिलॉसफी के तहत हम लोग स्टडी करते हैं। सो बेस्ड ऑन सर्टेन considerations of dominant perception as well as issues to be addressed, the following points serve as the फाउंडेशनल लॉजिक इन द ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू सिलेबली। अब देखिए न्यू सिलेबली को या न्यू सिलेबस को ड्राफ्ट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए किस किस प्रकार के बेसिक एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेम या रिलेटेड टू या फिलोसफिकल नॉलेज की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। द करिकुलम मस्ट बी एबल टू शो how the nation and national unity figures in the local perceptions of the people. Local perceptions therefore have to be articulated थ्रू रीओरिएंटिंग करिकुलम। अब देखिए यहाँ पे कई बार बात क्या होती है, कई बार हम लोग नेशनल चीज़ों पे, इंटरनेशनल चीज़ों पे, रीजनल चीज़ों पे जोर देते हैं, लेकिन हमारे आसपास का सीखने सिखाने का जो एक इमीडिएट जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, हम कई बार उसे अवॉइड करते हैं। और कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा हमारा जो ब्रिटिश पावर से लड़ते हुए जो इतना बड़ा हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चला, जिसे वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्रेसिव इंडियन नेशनल मूवमेंट माना जाता है, किस दौरान हम लोगों ने एक कॉलोनियल पावर से लड़ते हुए अलग अलग प्रकार के आइडियाज, सेट ऑफ आइडियाज़ को, आइडियोलॉजीज़ को, अपने आइडियल्स को, अपने आदर्श, अपनी आकांक्षाओं को हमने डेवलप किया। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी जो भी उम्मीदें, उनके जो भी सपने, उनके जो भी ड्रीम्स, डिज़ायर्स थे, उन चीज़ों को भी हमारे सोशल साइंस करिकुलम या हमारा सोशल साइंस के बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, हमारे विचारों में उन सभी बातों की अभिव्यक्ति होते हुए दिखनी चाहिए। नेक्स्ट वन, द नोशन ऑफ टेक्स्ट बुक बी चेंज फ्रॉम बीइंग मेयरली इंस्ट्रक्टिव टू मोर सजेस्टिव। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहले के टेक्स्ट बुक में इंस्ट्रक्टिव था कि आपको ये करना है, लेकिन सजेस्टिव का मतलब क्या होता है कि आप इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। तो सजेशन का मतलब होता है कि हमने वहाँ पे थोड़ा सा एक फ्लैक्सिबल अप्रोच लिया है और सामने वाले, चाहे वो पढ़ाने वाले हो, सिखाने वाले हो, या पढ़ने वाले हो या सीखने वाले हो, उनको भी हमने वहाँ पे थोड़ा सा एक फ्लैक्सिबल हमने स्पेस दिया है कि वो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाके भी चीज़ों को देखे, चीज़ों को समझाए, अपने आसपास के लोकल कॉन्टेक्स्ट से भी चीज़ों को जोड़ने की या चीज़ों से जुड़ने की वो कोशिश करे। इट इज़ आर्ग्यूड दैट दिस वुड ऑफर एनफ स्कोप फॉर द लर्नर इवन टू गो बियॉन्ड द वेरी टेक्स्ट बुक, क्रिएटिंग मोर
appetite for further reading that is necessary to enrich the understanding of a given social phenomenon। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार जब हम लोग बच्चों को पॉलिटी के बारे में, जोग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, तो हम लोग कई बार एग्जाम्पल अननोन चीज़ों का देते हैं जो बच्चों को जनरली पता नहीं होता। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल स्पेस को प्रोवाइड कराने का और उसे अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हुए, उसे अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जुड़ने का मौका देते हुए हम ये चाहते हैं कि बच्चों के आसपास का जो भी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, इवन इकोनॉमिकल, अगर कुछ भी वैसे सेटअप में कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं, कुछ भी ऐसी घटनाएं दिखती हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग सोशल साइंस करिकुलम या सोशल साइंस लर्निंग पेडागोजी मेथडोलॉजी का एक अभिन्न हिस्सा सीखने सिखाते हुए बनाए उसे। द मेजर थ्रस्ट ऑफ द सोशल साइंस करिकुलम हैज रिमेन यूटिलिटेरियन इन नेचर। अब देखिए इस पैरा में या इस पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही जा रही है। एक टर्म यहाँ पे आ रहा है यूटिलिटेरियन और एक टर्म यहाँ पे आएगा एगलिटेरियन। एक टर्म होता है यूटिलिटेरियन जिसको बोलते हैं उपयोगितावाद, और एक टर्म होता है एगलिटेरियन जिसे हम लोग कहते हैं समतावाद या समतावादी। अब इन दोनों टर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले इस डिफरेंस को पहले समझिए। मैंने इस पेज में कुछ बेसिक डिफरेंस को यूटिलिटेरियनिज्म एंड एगलिटेरियन या एगलिटेरियनिज्म के द्वारा हमने बताने की कोशिश करी है। उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियन की बात करें तो यूटिलिटेरियन अप्रोच या फिर ये एक ऐसी सोशल फिलॉसफी है, ये एक ऐसी सोशल पॉलिसी है जिसमें यूटिलिटी पे ज़्यादा जोर है, आप कितने बीइंग यूटिलाइजेबल है इस पे कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर दिए जाने की बात है। सो इसका मतलब क्या है, सोशल पॉलिसी इज द वन विच गिव्स द ग्रेटेस्ट टोटल वेलफेयर टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब देखिए इंडिविजुअल मेंबर्स के कहीं ना कहीं वो वेलफेयर पे जोर ज़्यादा दे रहे हैं, और यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि बीइंग अ सोशल मेंबर, हाउ यूटिलाइजेबल, हाउ उपयोगी यू पीपल आर, आपकी कितनी उपयोगिता है। और यहाँ पे जोर कुछ लोगों पे है, यहाँ पे सभी लोगों पे जोर नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे कुछ लोगों पे जोर दिया जा रहा। और यहीं पे एक पैराडाइम शिफ्ट करने की बात है जिसमें यूटिलिटेरियन से एगलिटेरियन की ओर शिफ्ट करने की बात दिखती है। एगलिटेरियन में कौन, एगलिटेरियन का मतलब भी होता है समतावादी, जो एक इक्विटेबल जस्टिस की बात करता है, इंक्लूजन की बात करता है, और सभी लोगों को सोसाइटी में, सभी लोगों को विकास से या सभी लोगों को उस पर्टिकुलर विचार से जोड़े जाने की बात करता है। तो एगलिटेरियन क्या कहता है, asserts that the best social policy is the one which gives the greatest welfare subject to constraint that all individual, अब देखिए यहाँ पे सबसे जोर किस पे है, all individual पे, that all individual members should enjoy equal benefits from सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे सभी, एगलिटेरियन का मतलब यहाँ पे सभी सोसाइटल मेंबर्स को, सभी सोसाइटल इंडिविजुअल्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं जोड़े जाने की बात है। लेकिन अगर यूटिलिटेरियन की बात करें, उपयोगितावादी की बात करें, वहाँ पे एक ऑप्टिमल या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे सभी के प्रति नहीं है, वहाँ पे कुछ लोगों पे फोकस करने की बात वहाँ पे हमें ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पे सोशल साइंस का करिकुलम या सोशल साइंस करिकुलम का जो एक सोशल पॉलिसी का जो नेचर अभी तक हमें दिखता है डोमिनेटिंग, वो है यूटिलिटेरियन, और उसे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग यूटिलिटेरियन से एगलिटेरियन की ओर शिफ्ट किए जाने की बात एनसीएफ 2005 में हमें दिखती है। अगर आगे आप देखें तो यूटिलिटेरियन में क्या प्रॉब्लमेटिक था, क्या ऐसा ये बात है कि हमें यूटिलिटेरियन से एगलिटेरियन को शिफ्ट करना पड़ रहा है। द मेजर थ्रस्ट ऑफ द सोशल साइंस करिकुलम हैज रिमेन्ड यूटिलिटेरियन इन नेचर, दैट इज सो इट पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंटल इश्यूज, ये विकासात्मक इश्यू पे ज़्यादा जोर देता है, और इस कारण से जो भी नॉर्मेटिव डायमेंशंस के जो भी इश्यूज हैं जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा डिस्कस, इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान या इन सब चीज़ों के प्रति हमारा ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं दिखता है। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस हैज़ दस बीन लिंक्ड अप टू द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल in contributing to this development. In view of this gap, there is a need to achieve a shift in focus from utilitarianism to egalitarianism that would address the normative concerns as mentioned
एबव। तो कहने के नॉर्मेटिव कंसर्न का मतलब क्या, इक्वेलिटी, जस्टिस, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, इंक्लूजन, इन सब चीज़ों पे हमारा जोर एगलिटेरियन अप्रोच ज़्यादा देता है। लेकिन अगर यूटिलिटेरियन अप्रोच की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कुछ इंडिविजुअल्स के वेलफेयर पे ज़्यादा जोर देता है, और सोशल साइंस करिकुलम में इसी यूटिलिटेरियन से एगलिटेरियन की ओर शिफ्ट होने की बात हमें दिखती है। अगले पैरा में देखिए, इट इज सजेस्टेड टू ब्रिंग अ चेंज इन नोमेनकल्चर। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले के लोग या पहले के पढ़े हुए लोग एक टर्म यूज करते हैं सिविक्स, नागरिक शास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन इस सिविक्स वर्ड को आज के दिनों में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो वहां पे इस सिविक्स नोमेनकल्चर या इस सिविक्स वर्ड को सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के द्वारा क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया। अब इस वर्ड में क्या प्रॉब्लम है, इस वर्ड की उत्पत्ति हमें कैसे दिखती है, यही इस पैरा में क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इट इज सजेस्टेड टू ब्रिंग अ चेंज इन नोमेनकल्चर फ्रॉम सिविक्स टू पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए सिविक्स टू पॉलिटिकल साइंस वर्ड को क्यों चेंज किया गया। सिविक्स एज अ सब्जेक्ट had appeared in the Indian school curriculum in the colonial period in the background of increasing disloyalty among Indian towards the Raj। अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को लगा कि इंडियंस की लॉयल्टी इस कॉलोनियल या इस ब्रिटिश पावर के प्रति नहीं है, तो वो इंडियंस को लॉयल बनाने के लिए या उनके डिसलॉयल्टी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने नागरिक शास्त्र या फिर उन्होंने एक सिविक्स नामक एक सब्जेक्ट को उन्होंने अपने स्कूली करिकुलम में, जो ब्रिटिश राज के दौरान जो भी हमारे यहाँ पे स्कूल चल रहे थे उस सिलेबस में उन्होंने शामिल किया, और जिसका ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश राज के प्रति एक प्रकार के लॉयल्टी फिगर को डेवलप करना था। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हम इंडियंस पॉलिटिकली सोशली अवेयर हैं या नहीं है, हमें पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, अपने पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें पता है नहीं है, इन सब चीज़ों से उन्हें मतलब नहीं था। तो ये वर्ड अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है सिविक्स, और इसे ही चेंज किए जाने की बात हमारी एनसीएफ 2005 में दिखती है। एम्फेसिस ऑन द ओबीडियंस। अब देखिए यहाँ पे आज्ञाकारिता पे कहीं ना कहीं जोर था। ओबीडियंस एंड लॉयल्टी ऑफ द सिटीजन्स एंड क्रिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी according to the universal values of progress were the key features of the colonial civics। तो civics देखें तो वो एक colonial mentality को हमारे सामने दिखाता हुआ ज़्यादा प्रतीत होता है। where political science। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि क्यों हम लोगों ने civics से political science की ओर बढ़े, civics में क्या प्रॉब्लम था, political science या political and social life को रखने के पीछे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग या उनके पॉलिसी मेकर्स के अकॉर्डिंग क्या उनके विजन हमें दिखते हैं। देयर पॉलिटिकल साइंस सजेस्ट डायनेमिज्म। अब देखिए यहाँ पे एक प्रकार का डायनेमिज्म, एक प्रकार का प्रोग्रेस दैट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशंस एंड देयर contestations by social forces। पॉलिटिकल साइंस इमेजिन्स सिविल सोसाइटी। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस कैसे इमेजिन करता है, सिविल सोसाइटीज एज द स्फेयर वेयर मोर इन्फॉर्म्ड, रिसिप्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। अब देखिए पॉलिटिक यहाँ पे नागरिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव कॉलोनियल सिविक्स का क्या था कि वो एक लॉयल सिटीजन को तैयार करना, वो अंग्रेजों के प्रति वफादारिता को प्रोमोट करना चाहते थे। लेकिन अगर पॉलिटिकल और सोशल और पॉलिटिकल लाइफ या पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक प्रकार के इन्फॉर्म्ड सिटीजन, एक प्रकार के रिसिप्टिव सिटीजन, एक प्रकार के वेल अवेयर सिटीजन की बात यहाँ पे ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमने बताया यूटिलिटेरियन से एगलिटेरियन, दूसरा हमने बताया कि इस नोमेनकल्चर में प्रॉब्लम है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो यहाँ पे है वो है जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर। आप सभी ने पढ़ रखा होगा सेक्स एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, बीइंग मेल, बीइंग फीमेल और अदर्स। लेकिन अगर जेंडर की बात करें, जेंडर का मतलब एक सोशल कंसेप्ट है, उसको हम लोगों ने क्रिएट किया, वो सोशली कंस्ट्रक्ट है ना। बीइंग मेल अगर मैस्कुलिन, बीइंग फीमेल अगर फेमिनिन, है ना, ये हम लोगों के द्वारा अपना खुद का क्रिएट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जेंडर कंसर्न को एनसीएफ 2005 में भी बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं फोर्स के साथ उसको रखे जाने की बात है यहाँ पे। जेंडर कंसर्न्स नीड टू बी एड्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ वीमेन इंटीग्रल टू द डिस्कशन of any historical event and contemporary
कंसर्न, अगर आप हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक को देखें, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस के स्पेशली टेक्स्ट बुक को देखें, हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी घटनाओं में एक तरीके से जो वीमेन, जो एक मेंटोरशिप है, जो एक वीमेन लीडरशिप है, एक जो वीमेन कॉन्टेक्स्ट को भी रखा गया है। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखें, रोजा पार्क्स से जुड़ा हुआ जो सफ्रेजेट मूवमेंट है, सफ्रेज का मतलब भी राइट टू वोट होता है, किस प्रकार उन्होंने वोट देने के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि उस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर आप हिस्ट्री में देखिए, अमर जीवन की बात करें, राजसुंदरी देवी की बात करें, उसमें और भी बहुत सारे ऐसे अगर आप देखेंगे महिला, अगर आप हिस्टोरियंस की बात हमें दिखती है, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ की बात दिखती है, जो पहले के टेक्स्ट में हमें कहीं ना कहीं वो गायब दिखती हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में देखें, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में एक पर्सपेक्टिव और भी है कि हमारे पहले के पुराने के टेक्स्ट बुक्स में अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल, अगर कुकिंग का एग्जाम्पल वगैरह होता था तो उसमें जनरली एक लेडी या फिर एक गर्ल को ही कुकिंग के एग्जाम्पल में फिट करके दिखाया था। इस कंसर्न या इस आप बोल सकते हो ऑर्थोडॉक्स को भी तोड़ने की बात है ना। हम सिर्फ वहां पे इसलिए कुकिंग का काम गर्ल से या लेडी से ना कराएं कि वो गर्ल करती है ऐसा। तो इस जेंडर कंसर्न के प्रति भी हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिविटी इस एनसीएफ 2005 में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे दिस शिफ्ट फ्रॉम हाईलाइटिंग इंडिविजुअल्स इन फॉर फ्रंटिंग वीमेन्स स्ट्रगल्स बोथ हिस्टोरिकली एज वेल एज a daily basis requires a epistemic shift। अब देखिए यहाँ पे भी एक एपिस्टेमिक शिफ्टमेंट की बात। एपिस्टेमिक शिफ्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं नॉलेज में या कहीं ना कहीं ज्ञान में उन्हें भी एक इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाए। हर काम के लिए ट्रेडिशनली उन्हें बायसली या स्टीरियोटाइपिंग को फॉलो करते हैं, उन्हें उस काम के साथ टैग नहीं कर दिया जाए यहाँ पे। सो रिक्वायर्स एन एपिस्टेमिक शिफ्ट फ्रॉम पेट्रियार्कल नेशनलिस्टिक फ्रेम। तो उन्हें एक पेट्रियार्कल नेशनलिस्टिक फ्रेम से उन्हें शिफ्ट किया जाए। उनका भी अपना इतिहास रहा हिस्टोरिकल। अगर आप इस हिस्टोरिकल अगर फेनोमेना में देखें या ऐतिहासिक परिस्थितियों में अगर आप देखें तो उनके भी अपने इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें हिस्ट्री को या सोशल साइंस को समझे जाने की जरूरत है। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। अगले वीडियो में हम इसी एनसीएफ 2005 के सोशल साइंस पेडागोजी के हम लोग प्लानिंग करिकुलम को, जिसमें अलग अलग लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ को सीखने सिखाने का, उसके मेथडोलॉजी, उसके पेडागोजी और उसके कंटेंट पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।